हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कक्षा 12 की मैथमेटिक्स की पुस्तक के अध्याय 11 यानी चैप्टर 11 की त्रिविमीय ज्यामिति के चैप्टर को लिया है, अर्थात 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को लिया है। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के इस वीडियो में हमने आज के इस वीडियो में किसी रेखा के दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा किया है। रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए यदि मान लिया जाए कि मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा जो है वह x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है, अर्थात जो रेखा मूल बिंदु से होकर के जा रही है, मान लीजिए यह मूल बिंदु है और मूल बिंदु से अगर कोई रेखा जाती है इस तरह से, और यह रेखा क्या करती है, यह मान लीजिए x अक्ष है और यह z अक्ष है और यह y अक्ष है। तो इन अक्षों से, इन मूल बिंदुओं से, यह जो मूल बिंदु हमारा ओरिजिन है, इस मूल बिंदु से होकर के जाने वाली यह रेखा मान लीजिए AB है, और यह रेखा AB जो है क्रमशः x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है, y अक्ष के साथ बीटा कोण बनाती है और z अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है। यह 3 तरह के कोण बनते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो जो रेखा की दिक् साइन होगी, डायरेक्शन कोसाइन होगी, वह कोसाइन मान लेते हैं कि L है, M है और N है। यानी रेखा की दिक् कोसाइन L है, M है और N है। तो L बराबर होगा कास अल्फा जो x अक्ष के साथ बनेगा। दूसरी कोसाइन M होगी दिक् कोसाइन जो कि y अक्ष के साथ बनेगा, जो कास बीटा होगा। और तीसरी दिक् कोसाइन होगी जो z अक्ष के साथ बनेगा और वह n है, तो n बराबर होगा कास गामा। यानी जो कोण होते हैं, जो कोण दिया रहता है, उस कोण की कास हम निकाल लेते हैं और कास की वैल्यू जो होती है वही उस रेखा की उन अक्षों के साथ दिक् कोसाइन होती है। हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि L, M, N अर्थात दिक् कोसाइन कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा को कैसे ज्ञात करेंगे। एग्जाम्पल 1 देखें। एग्जाम्पल फर्स्ट है, यदि एक रेखा x अक्ष, y अक्ष और z अक्षों के साथ धनात्मक दिशा में क्रमशः 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाती है तो दिक् कोसाइन क्या होगा। तो दिक् कोसाइन बिल्कुल सिंपल है, निकालना है। इसको मान लेते हैं कि जो दिक् कोसाइन है L, M, N है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना दिक् कोसाइन, यहाँ पर देखें माना दिक् कोसाइन, जो दिक् कोसाइन है वह दिक् कोसाइन L है, M है और N है। यह 3 इसके दिक् कोसाइन है। तो जो दिक् कोसाइन निकालेंगे, x अक्ष के साथ जो कोण बनता है वह अल्फा है, तो अल्फा जो है 90 डिग्री है। फिर जो बीटा कोण बनता है y अक्ष के साथ वह जो है 60 डिग्री है, और जो z अक्ष के साथ कोण बनता है गामा वह जो है 30 डिग्री है। यह 30 डिग्री है। तो जो दिक् कोसाइन होगा, यहाँ पर देखें, यह अल्फा 90 डिग्री, बीटा 60 डिग्री और गामा 30 डिग्री। तो जो हमारा L होगा, L को हम निकालेंगे तो L बराबर हो जाएगा कास अल्फा, और कास अल्फा, अल्फा का मान कितना है 90 डिग्री, तो कास 90 का मान होता है 0। अब आगे देखें, जो M है, M यानी जो y अक्ष के साथ दिक् कोसाइन बनेगा वह हो जाएगा कास बीटा, और जो बीटा का मान है वह कास 60 डिग्री है, तो कास 60 डिग्री का मान जैसा कि होता है 1/2, 1/2 होता है। और हमें तीसरा दिक् कोसाइन गामा निकालना है, n निकालना है, और यह जो है कास गामा है। तो कास गामा जैसा कि आप जानते हैं कास 30 डिग्री गामा का मान, तो इसका मान हो जाएगा √3/2, √3/2। तो इस तरह से x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ जो कोसाइन बना, वह दिक् कोसाइन जो बना वह दिक् कोसाइन L हो गया, कास 90 डिग्री बराबर 0,
दूसरा y अक्ष के साथ जो दिक कोसाइन बना वह हो गया cos 60 डिग्री 1/2, और जो तीसरा z अक्ष है उसके साथ जो दिक कोसाइन n बन रहा है cos गामा वह हो गया करड़ी में 3/2। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर एंगल दिया हुआ है तो उन सभी एंगलों का हम कास निकाल लेते हैं, कास की वैल्यू जो होगी वही उनकी दिक कोसाइन हो जाएगी। अब यहाँ एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, यदि एक रेखा के दिक अनुपात 2, ऋण 1 और ऋण 2 हैं तो इनकी दिक कोसाइन क्या होगी। तो जब दिक अनुपात दिया हो तो दिक अनुपात निकालने के बाद दिक अनुपात, अगर यह दिक अनुपात दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि दिक अनुपात क्या है। तो दिक अनुपात जो है वह कितना है, यहाँ पर देखें दिक अनुपात 2, ऋण 1 और फिर ऋण 2 है। यह जो है हमारा दिक अनुपात है। तो दिक अनुपात यह हो गया 2, ऋण 1 और ऋण 2 हो गया। तो दिक अनुपात अगर दिया हुआ है तो दिक अनुपात हम निकाल के बाद हम इनका जो है कैसे निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा दिक कोसाइन का। तो यहाँ मतलब ये हुआ कि a का मान जो है वह 2 है, यानी a बराबर है 2, फिर b बराबर है ऋण 1 और c बराबर है ऋण 2। यहाँ पर देखें बहुत सिंपल है, दिक अनुपात दिया हुआ है 2, फिर है ऋण 1 और फिर है ऋण 2। तो a बराबर है 2, b बराबर है ऋण 1 और c बराबर है ऋण 2। ए बी सी को हम क्या कहते हैं, दिक अनुपात कहते हैं। ए बी सी को क्या कहते हैं, दिक अनुपात कहते हैं। यह दिक अनुपात ए है, यह दिक अनुपात बी है और यह दिक अनुपात सी है। दिक कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एल, और एल बराबर हो जाएगा a/√a² प्लस b² और प्लस c²। अब हम मान रख लेंगे। a का मान कितना है, a का मान है आपका 2, तो यह लिखेंगे 2 बटा, फिर यह a का मान है 2 का वर्ग, फिर b का मान है -1 तो -1 का वर्ग, और फिर c का मान है -2 का वर्ग। अब इनकी वैल्यू हो जाएगी 2 बटा, आप जैसा कि समझ रहे हैं 2 का वर्ग करेंगे 4, ऋण 1 का वर्ग करेंगे 1 और इस 2 का वर्ग करेंगे 4, और यह कुल हो जाएगा 2 बटा करड़ी में 4 4 8 1 9, और तब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यह हो जाएगा 2/3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी दिक कोसाइन हो जाएगी 2/3। अब हमको एम की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एम की वैल्यू निकालने के लिए b/√a² प्लस b² और प्लस हो जाएगा c²। अब b का मान कितना है, b का मान है ऋण 1 और बटे, जैसा कि ऊपर अभी आया है a² प्लस b² प्लस c² का मान √9 है। या तो हम इसको अगेन रख करके निकाल लेते हैं, 2 का वर्ग हो जाएगा, ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा और फिर ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा, और तब यह आएगा ऋण 1 बटा हो जाएगा 3। तो इस तरह से यह दिक कोसाइन एम हो गया। इसी तरह से एन निकालेंगे तो c/√a² प्लस b² और प्लस c² होगा, और c का मान जो है वह कितना है, ऋण 2 है, और फिर यह जाएगा 2 का स्क्वायर और फिर ऋण 1² और फिर हो जाएगा ऋण 2 का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा ऋण 2 बटे, इसका जो मान कुल हो जाएगा यह 3 हो जाएगा, तो ऋण 2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर दिक अनुपात दिए हुए हैं तो इस सूत्र के माध्यम से हम आसानी से दिक कोसाइंस निकाल लेंगे, डायरेक्शन रेशियोज निकल जाएगा। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या है, यहाँ पर देखें एग्जाम्पल 3 है दिया हुआ कि 2 बिंदु हैं, 2 बिंदुओं ऋण 2, 4, ऋण 5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन यानी डायरेक्शन रेशियोज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, यह 2 बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसे है, यह एक बिंदु A है जिसका मान ऋण 2, 4 और ऋण 5 है,
और दूसरा बिंदु है बी 1, 2 और 3 है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली यह जो रेखा ए बी है, इस रेखा ए बी का दिक् कोसाइन अर्थात डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा। तो यहाँ पर मान लें दो बिंदु, हम यहाँ पर P मान लेते हैं, यह मान लीजिए यह P है और यह मान लीजिए क्या है, Q है। तो यह मान लीजिए कि दो बिंदु P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 है। तब हम सबसे पहले P निकालेंगे, यानी जो P और Q है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इनके हम मान रख लेंगे और मान रख करके पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि पी क्यू का मूल्य कितना आएगा। तो यहाँ पर देखें यह x2 का मान कितना है, 1 है। तो 1 में से हम इस ऋण 2 को घटाएंगे तो 1 है, यह ऋण है और फिर ये ऋण है, तो 1 धन तब 2 का वर्ग हो जाएगा। इसी तरह से y2 का मान है 2 और फिर लिखेंगे ऋण और इसके बाद यह 4 है, तो 2 ऋण 4 का होल स्क्वायर और फिर हो जाएगा 3 और फिर ऋण है और फिर ये भी ऋण है, तो धन हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। और तब यह कुल वैल्यू कितनी आएगी, पी क्यू का मान 1 धन 2 3, तो 3 का यह हो जाएगा वर्ग और फिर हो जाएगा 4 में से 2 घटाएंगे तो ऋण 2 का वर्ग और फिर हो जाएगा 5 3 8 का होल वर्ग। अब यह कुल मूल्य कितना होगा आप समझ सकते हैं, कुल मूल्य यह हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 और 8 8 64 और इसका कुल मान जो हो जाएगा 77 आएगा। रूट हो जाएगा 9 4 13 और 64, यह कुल हो जाएगा 77। तो इसलिए जो पी क्यू की लंबाई होगी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यह कुल आते हुए जो है यह 77 हो जाएगा। अब तब हमारा दिक् कोसाइन इससे निकाल लेंगे, एल बराबर x2 माइनस x1 बट्टे पी क्यू, एम बराबर y2 माइनस y1 बट्टे पी क्यू और एन बराबर z2 माइनस z1 बट्टे पी क्यू। तो अब हमारा जो हो जाएगा एल, अब यहाँ पर निकाल लेते हैं, एल बराबर हो जाएगा x2 माइनस, या यहीं पर निकाल लेते हैं, यह हो जाएगा x2। तो यहाँ पर देखें x2 माइनस x1 का मान कितना आया, 3 आया हुआ है। x2 माइनस x1 को अगर यहाँ पर देखा जाए तो 3 आया, यानी क्या हो जाएगा 1 और फिर ऋण और फिर यहाँ पर इसमें से क्या करेंगे, 1 में से ऋण 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1 ऋण 2 और बट्टे पी क्यू का मान आया 77। तो यह हो जाएगा 3 1 4 बट्टे करड़ी में 77 हो जाएगा। सारी यह 2 होगा, 1 धन 2 हो जाएगा, तो 1 धन 2 के मान पर यह 3 ही आएगा, यह हो जाएगा 3। तो यह हो जाएगा 1 धन 2 बट्टे 77 बराबर 3 बट्टे हो जाएगा 77। जब दूसरा दिक् कोसाइन निकालेंगे तो y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 यह है, यानी यह आएगा ऋण 2, क्या आएगा ऋण 2। तो लिखेंगे 2 ऋण 4 बट्टे करड़ी में 77 बराबर हो जाएगा ऋण 2 बट्टे करड़ी में 77। और तीसरा जो दिक् कोसाइन होगा n z2 माइनस z1, तो यह है z2 माइनस z1 और z2 माइनस z1 कितना है 3 और धन 5 है और बट्टे करड़ी में 77 हो जाएगा, यानी 5 3 8 बट्टे करड़ी में 77 हो गया। तो 8 बट्टे 77। तो इस तरह से इन रेखाओं के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के दिक् कोसाइन से एल बराबर हो जाएगा 3 बट्टे करड़ी में 77, यानी हमारा आंसर आएगा एल बराबर 3 बट्टे करड़ी में 77। एम का जो मान होगा वह ऋण 2 बट्टे करड़ी में 77 और फिर जो एन का मान हो जाएगा 8 बट्टे करड़ी में 77 हो जाएगा। यहाँ पर देखें एल का मान यह हो गया, यह एम का वैल्यू हो गया और यह जो हो जाएगा हमारा एन की वैल्यू हो जाएगी। यह एन बराबर हो जाएगा z2 माइनस z1 बट्टे पी क्यू, तो 3 धन 5 बट्टे करड़ी में 77 बराबर हो जाएगा 8 बट्टे 77। तो इसलिए एल का मान हो जाएगा यह 3 बट्टे करड़ी में 77, एम का मान हो जाएगा ऋण 2 बट्टे 77 और एन का मान हो जाएगा 8 बट्टे 77। एग्जाम्पल है
एक्स वाई और जेड अक्षों की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। अब हमें अक्षों की ही दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो जब अक्षों की दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे एक्स अक्ष, यहाँ पर एक्स अक्ष जो हो जाएगा, यहाँ पर पहले लिख, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्स अक्ष क्रमशः, एक्स अक्ष जो होगा वह क्रमशः एक्स अक्ष, फिर हो जाएगा आपका वाई अक्ष, वाई अक्ष और तथा जेड अक्ष, जेड अक्ष, जेड अक्ष के साथ एक्स अक्ष 0 डिग्री का कोण बनाएगा, फिर यह 90 डिग्री का कोण बनेगा और फिर 90 डिग्री का कोण बनाएगा यह एक्स अक्ष। एक्स अक्ष स्वयं एक्स अक्ष के साथ 0 डिग्री, एक्स जो होगा वो वाई अक्ष के साथ 90 डिग्री और एक्स अक्ष जेड अक्ष के साथ स्वयं 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इनकी तब दिक् कोसाइन क्या हो जाएगी, तब दिक् कोसाइन हो जाएगा एल बराबर हो जाएगा कास अल्फा और यह हो जाएगा कास 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1, कास 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1। तो यह हो गया 1 और उसके बाद अगेन आप चल सकते हैं, यम बराबर क्या हो जाएगा कास बीटा और तब हम लिखेंगे कास 90 डिग्री और कास 90 का मान 0 और इसी तरह से n बराबर हो जाएगा कास गामा और कास गामा का मतलब कास 90 डिग्री और कास 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। तो यह हो गया इस तरह से एक्स अक्ष का। इसी तरह से वाई अक्ष के लिए जब हम लेंगे तो वाई अक्ष क्रमशः उसी तरह से निकाल लेंगे, वाई अक्ष क्रमशः एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के साथ, जेड अक्ष के साथ कितने डिग्री की कोण बनाएगी, यह भी जो कोण बनेगा वह बनेगा आपका 90 डिग्री और फिर 0 डिग्री और फिर 90 डिग्री बनाएगा। यह वाई अक्ष का होगा। तब इसका एल कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा कास अल्फा और तब यहाँ हो जाएगा कास 90 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 0 और फिर एम बराबर हो जाएगा कास बीटा और कास बीटा का मान कास 0 डिग्री, यह हो जाएगा 1 और फिर एन जो होगा वह एन बराबर हो जाएगा कास गामा और कास गामा का मान जो हो जाएगा 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 0। तो इस तरह से इनकी डायरेक्शन रेशियोज वाई अक्ष की एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ डायरेक्शन रेशियोज 0 1 0 बनेगा और एक्स अक्ष की एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ डायरेक्शन रेशियोज 1 0 0 बनेगा। इसी तरह से जो जेड अक्ष होगा तो जेड अक्ष की भी आप निकाल सकते हैं। जेड अक्ष की जो होगी वह डायरेक्शन रेशियोज जेड अक्ष की एल बराबर यह हो जाएगा कास 90 डिग्री बराबर 0, फिर एम बराबर हो जाएगा यह भी कास 90 डिग्री होगा और यह हो जाएगा 0 और एन हो जाएगा कास 0 डिग्री बराबर 1। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्स वाई और जेड अक्षों की स्वयं दिक् कोसाइन 1 0 0 फिर 0 1 0 और फिर जो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा। अब हमारा जो है इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल है और लास्ट एग्जाम्पल को देखें। दर्शाइए कि बिंदु ए 2 3 ऋण 4 बी 1 ऋण 2 3 और सी 3 8 ऋण 11 ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो हम संरेख सिद्ध करने के लिए इनकी पहले दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए कि यह रेखाएं संरेख हैं
तो संरेख होने की कंडीशन क्या होगी कि यह तीनों रेखाएं एक सीध, तीनों बिंदु एक सीध में होंगे। और सपोज करिए कि यह ए है 2 3 ऋण 4, यह बी है 1 ऋण 2 3 और सी जो है 3 8 ऋण 11 है। और प्रश्न कह रहा है कि हमें दिखाना कि ये तीनों संरेख हैं, तो हम संरेख की पहले ही दिखा करके इस प्रश्न को हल करेंगे। अब ए और बी को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात क्या होगा, तो इसका लिखेंगे ए तथा बी, ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे? ए और बी को, इसको और इसको मिलाने वाली रेखा का जो दिक् अनुपात होगा वह हो जाएगा AX2 माइनस AX1, AX2 माइनस AX1 और फिर हो जाएगा Y2 माइनस Y1 और फिर हो जाएगा Z2 माइनस Z1। तो यह बराबर हो जाएगा, एक में से दो घटाएंगे, एक में से दो घटाएंगे तो 1 ऋण 2 और फिर ऋण 2 में से 3 घटाएंगे तो ऋण 2 ऋण 3 और Z2 3 में से ऋण 4 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 4 और तब इसको लिखेंगे ऋण 1 ऋण 5 और 7, यह दिक् अनुपात होगा। इसी तरह से बी और सी को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात, बी तथा सी को अब हम निकाल लेंगे। बी तथा सी को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात। बी और सी को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात बराबर हो जाएगा, वही फिर लेंगे AX3 माइनस AX2, AX3 माइनस AX2, यह हो जाएगा Y3 माइनस Y2 और यह हो जाएगा Z3 माइनस Z2। AX3 का है 3 में से 1 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 3 ऋण 1, फिर यह हो जाएगा 8 और फिर ऋण और ऋण है तो धन 2 हो जाएगा और यह हो जाएगा ऋण 11 और 3 तो ऋण 11 ऋण 3, यह हो जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे 2, 8 में से 2 जोड़ेंगे 10 और यह हो जाएगा ऋण 14। तो इस तरह से हमने देखा कि बी और सी को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात 2 10 ऋण 14 है। अब है क्या कि ए बी और सी को, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह अनुपात जो है हम देखते हैं कि दोनों दिक् अनुपात ए बी और बी सी के दिक् अनुपात समानुपाती हैं। ए बी और बी सी दोनों के दिक् अनुपात समानुपाती हैं, यानी ए और बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी तथा बी सी, ए बी तथा बी सी इन दोनों के दिक् अनुपात समानुपाती हैं। यही हमें केवल इतना सिद्ध करना है। अगर हम यह सिद्ध कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ए बी और बी सी के दिक् अनुपात समानुपाती हैं। कैसे समानुपाती हैं? 1 का 2 गुना है 2, 5 का 2 गुना है 10 और 7 का 2 गुना है 14। यानी इस वाले में ए और बी को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात में अगर हम 2 से गुणा करें तो 2 से गुणा करने पर मिलेगा हमें ऋण और धन से मतलब नहीं है, केवल अनुपात से, रेशियो से मतलब है। तो 2 इकन्ने 2, 2 पचे 10 और 2 सत्ते 14। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर ऋण 2 से इसमें गुणा करें तो यह धन 2 हो जाएगा, ऋण 2 से गुणा करें तो धन 10 हो जाएगा और ऋण 2 से इसमें गुणा करें तो ऋण 14 हो जाएगा। तो ए बी और बी सी के दिक् अनुपात समानुपाती हैं, अर्थात इसका मतलब हुआ कि बिंदु ए, बिंदु सी और बिंदु ए बी और सी, ये तीनों बिंदु क्या हैं? संरेख हैं, अर्थात यह तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो इस तरह से हमने देखा
कि त्रिविमीय ज्यामिति के इस अध्याय के अंतर्गत 5 इस्तांबुल के माध्यम से हमने रेखाओं के दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात, अक्षों की दिक् कोसाइन और फिर संरेख सिद्ध करने के बारे में चर्चा किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने सरल ढंग से इस दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात और संरेख को सिद्ध करने के बारे में जानकारी मिली। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और जो प्रेस बेल आइकन है उसको भी दबाना न भूलें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं इसी अध्याय के अन्य चैप्टर के साथ, इसी अध्याय के अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।